जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रयास। जलवायु परिवर्तन हेतु पर्यावरणीय प्रबंधन। जलवायु परिवर्तन पानी भरने से डूबती हुई नाव के समान है, जहां नाव को डूबने से बचाना नाविक की जिम्मेदारी है, परंतु नाव में सवार लोग पानी निकालने की जिम्मेदारी पर विचार कर रहे हैं। यूएन के क्लाइमेट चेंज द्वारा दिया गया यह अनुमोदन। जलवायु परिवर्तन हेतु किए गए प्रयासों को अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: वैज्ञानिक प्रयास एवं राजनीतिक प्रयास या संस्थागत प्रयास। वैज्ञानिक प्रयास। वैज्ञानिक प्रयासों के अंतर्गत मुख्य जिम्मेदार गैस अर्थात CO2 पर विशेष अनुसंधान किया गया जाता है। वैज्ञानिक प्रयासों के अंतर्गत निम्नलिखित उपागमों को अपनाया जा सकता है, जैसे कार्बन अवशोषण, जियो इंजीनियरिंग, अनुप्रयोगात्मक जलवायु विज्ञान, अनुप्रयोगात्मक समुद्र विज्ञान। कार्बन अवशोषण। कार्बन अवशोषण वह क्रिया है जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय CO2 को वायुमंडलीय CO2 को वायुमंडल से अलग कर इसकी अस्थायी अथवा अस्थायी भंडारण किया जाता है। तुलगन पहले शांत रहा कुछ। कार्बन अवशोषण। कार्बन अवशोषण वह क्रिया है जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय CO2 को वायुमंडल से अलग कर इसकी अस्थायी अथवा अस्थायी भंडारण किया जाता है। कार्बन अवशोषण के अंतर्गत 3 विधियों का उपयोग होता है। बायोचार वरियल। यह पायरोलाइसिस तकनीक पर आधारित है, जहां जैविक रूप से अपघटित हो सकने योग्य बायोचार वरियर। यह पायरोलाइसिस तकनीक पर आधारित है, जहां जैविक रूप से अपघटित हो सकने योग्य पदार्थों को वायु की अनुपस्थिति में उच्च तापमान द्वारा दहन की क्रिया से बायोचार कोल अथवा बायोचार में परिवर्तित किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाला यह दहन जैविक पदार्थ में उपस्थित कार्बन को मुक्त नहीं होने देता, जिससे बायोचार का निर्माण होता है। पायरोलाइसिस द्वारा निर्मित यह बायोचार वरियल क्रिया के दौरान जमीन के नीचे निश्चित गहराई में भंडारित किए जाते हैं। निश्चित गहराई में निश्चित समयावधि द्वारा यह दहन योग्य चारकोल व कोयले में परिवर्तित किए जा सकते हैं। बायोचार को वरियल क्रिया के अलावा खेतों में उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, परंतु उर्वरक के भांति किया गया यह प्रयोग केवल अस्थायी समाधान माना जाता है। बायो अम्लीकरण। रासायनिक अपघट्य विधि द्वारा कार्बन उत्सर्जन स्थलों पर परिशोधन विधि से उत्सर्जित की जाने वाली गैसों में से कार्बन अंशों को अलग कर लिया जाता है। तत्पश्चात विषाक्त रासायनिक अपघट्य फ्लाई ऐश के निर्माण हेतु उपयोग किया जा सकता है। उपयुक्त फ्लाई ऐश का उपयोग निर्माण उद्योग में बृहद स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। कार्बन न्यूनीकरण। कार्बन न्यूनीकरण उत्प्रेरकों या कैटलिस्ट का उपयोग कर शहरी आवासीय क्षेत्रों में वायु से CO2 अलग करने की विधि है। जियो इंजीनियरिंग अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंदर कार्बन केंद्रित प्रयास द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव को सीमित किया जाता है। इसके अंतर्गत उपयोग की जाने वाली तकनीकों में कार्बन अवशोषण, एयर फिल्ट्रेशन, जियो कार्बन एनर्जी। एयर फिल्ट्रेशन तकनीक AFT सर्वप्रथम शंघाई शहर हेतु अपनाई गई थी, जिसके अंतर्गत वैक्यूम सीमेंटेड ट्यूब का उपयोग कर अंडरग्राउंड डेबरिंग द्वारा वायु से अलग की गई कार्बन को भूमिगत चट्टानों में डस्ट ग्रेन कर मुक्त कर दिया जाता है। जियो कार्बन ऊर्जा। जियो मतलब ये दूसरा जियो कार्बन ऊर्जा। जियो कार्बन ऊर्जा जियो इंजीनियरिंग के कुछ सबसे बड़े नवाचारों में से एक है। जियो कार्बन ऊर्जा के अंतर्गत औद्योगिक कार्बन अवशिष्ट को ठोस कार्बन में परिवर्तित कर कार्बन ऊर्जा पर पॉकेट्स में परिवर्तित किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें उद्योगों के उपयोग हेतु इस कार्बन ऊर्जा पॉकेट्स का उपयोग किया जाता है। अर्थात जियो कार्बन ऊर्जा किसी उद्योग हेतु एक धारणीय विकल्प है, जहां उद्योग से निकला अपशिष्ट ही उद्योग को ऊर्जा इनपुट प्रदान करता है। अनुप्रयोगात्मक जलवायु विज्ञान। कृत्रिम वर्षा ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करता है। जलवायु विज्ञान का सबसे सामान्य अनुप्रयोग ग्रीन हाउस प्रभाव को सीमित करने हेतु कृत्रिम रूप से वर्षा द्वारा वायु में उपस्थित हानिकारक गैसों को अलग करने में किया जाता है।
कृषि वर्षा में अंतर्गत वर्षा न करा सकने योग्य मेघों में एरोसॉल का छिड़काव कर वर्षा प्रेरित की जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा एक प्रभावी परंतु जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक अस्थायी उपाय है। बृहद स्तर पर इसका उपयोग बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास शहरी आवासों में तापमान व प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। दूसरा है अनुप्रयोगात्मक जलवायु विज्ञान में कि पवन आर्द्र टावर प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत बृहद शहरी इमारतों में प्रकाश परावर्तन पृष्ठ का उपयोग कर मतलब कांच का उपयोग कर वायुमंडलीय ऊष्मा का उपयोग समीप ही बनाए गए वाटर पॉन्ड में से नमी के उत्सर्जन में किया जाता है। इमारत में लगा ब्लोअर आर्द्र पवनों को क्षेत्र में वितरित करता है जिससे प्रदूषण की मात्रा क्षेत्र में निम्न हो जाती है। पवन के परिसंचरण द्वारा। पवन परिसंचरण एक ऐसी स्थिति जहां वायु एक से दूसरी दिशा में वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है। एक दिशा में वायु का परिसंचरण वर्ष भर होते रहने पर विंड टावर के द्वारा गैसीय विस्थापन क्रिया किया जाता है। यह स्मरणीय कि गैसीय विस्थापन केवल कुछ ही क्षेत्रों में पूर्णतः सफल है, विशेषकर वे क्षेत्र जहां समीपवर्ती मरुस्थलीय प्रदेश हो। समुद्र तटीय क्षेत्रों में दैनिक रूप से पवन परिसंचरण की दिशा में परिवर्तन इस विधि को तटीय क्षेत्र हेतु अनुपयुक्त बनाया है। अनुसंधानात्मक कार्य। वर्तमान में फ्लोरिआरा प्रभाव अनुसंधानात्मक स्थिति में ही है, जिसके अंतर्गत विद्युत वहन वायु विघटन प्रभाव से वायुमंडल की हानिकारक गैसों को सीधे वायुमंडल में विघटित करने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधानात्मक कार्य। वर्तमान में फ्लोरिआरा प्रभाव अनुसंधानात्मक स्थिति में ही है, जिसके अंतर्गत विद्युत वहन वायु विघटन प्रभाव से वायुमंडल की हानिकारक गैसों को सीधे वायुमंडल में विघटित करने का प्रयास किया जाता है। पवन आर्द्र टावर, विंड वेट टावर, हांगकांग मॉडल। अनुप्रयोगात्मक समुद्र विज्ञान। महासागरीय क्षेत्र प्राकृतिक रूप से भी कार्बन सिंक की भांति काम करते हैं, अतः प्राकृतिक रूप से भी वायु में उपस्थित CO2 सागरीय जल में घुलकर सागरीय परितंत्र का हिस्सा बनती है। कार्बन फिक्स प्रणाली। इसके अंतर्गत महासागरीय क्षेत्रों में ब्लू कार्बन के निर्माण को उत्पादन को प्रेरित किया जाता है या उत्पादन को प्रेरित किया जाता है। फिर से कार्बन फिक्स प्रणाली। इसके अंतर्गत महासागरीय क्षेत्रों में ब्लू कार्बन के निर्माण को या उत्पादन को प्रेरित किया जाता है। इसके अंतर्गत आयरन डस्ट या लौह चूर्ण से लेकर यूरिया तक का उपयोग सागरीय व तटीय वनस्पतियों को उगाने में किया जाता है। यह वनस्पतियां बड़े स्तर पर प्रकाश संश्लेषण कर CO2 को वातावरण से अलग करती हैं। उदाहरणार्थ भारत व जर्मनी का लोहा फिक्स प्रोजेक्ट। स्मरणीय स्पष्ट है कि इस प्रोजेक्ट में की गई नकारात्मक प्रभाव देखे गए, जिसमें विशेषकर से सोनार नेविगेशन पर आधारित सागरीय स्तनधारी जीवों का तटीय क्षेत्रों में फंस जाने की घटना के रूप में देखा गया। सागरीय आर्द्र शुष्क चक्र का अनुप्रयोग। महासागरीय क्षेत्रों में समान रूप से भी आर्द्र व शुष्क चरण चक्रीय क्रम में देखे जाते हैं, जहां एक ओर सागरीय क्षेत्र में शुष्कता अधिक होने पर दूसरी ओर महाद्वीपों में तापमान का संतुलन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यदि मानव द्वारा सागरीय आर्द्र शुष्क चक्र को अन्य किसी तापमान संतुलन विधि के साथ उपयोग किया जाए तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में तापमान के संतुलन को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। महासागरों का उपयोग आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में। जलवायु परिवर्तन में एक विशेष योगदान सदैव कृषि का रहा है। महासागरों के माध्यम से कृषि पर निर्भरता को क्रांतिकारी रूप से कम किया जा सकता है। यहाँ स्मरणीय है कि मानव के द्वारा उपयोग किए जाने वाले फसलें सतही रूप से प्राकृतिक हैं, परंतु यथार्थता में यह फसलें मानव द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन की गई फसलें ही हैं। यदि मानव अपने खाद्यान्न के उत्पादन हेतु सागरीय क्षेत्र का उपयोग करता है तो न केवल कृषि पर निर्भरता कम कर जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को कम किया जा सकता है, अपितु महासागरीय उत्पादों के अधिक पोषण युक्त होने के कारण खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा को भी प्राप्त किया जा सकता है। महासागरीय जलधाराओं से लेकर ज्वार भाटा आदि के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण मानव की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक सशक्त उपाय है।